आज के इस लेक्चर में हम कार्यपालिका के कार्यों की विवेचना करेंगे। वर्तमान में कार्यपालिका के कार्य बहुत विस्तृत हो गए हैं और कहीं न कहीं कार्यपालिका के कार्यों में अभिवृद्धि व्यवस्थापिका के पतन का भी कारण है। कार्यपालिका के कार्यों में प्रदत्त व्यवस्थापन की शक्तियों के कारण नियम निर्माण की शक्ति ने उसे बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाया है। कार्यपालिका के कार्यों को हम विभिन्न पॉइंट्स के अंतर्गत एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है कार्यपालिका के कार्य। प्रशासनिक कार्य। कार्यपालिका का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य देश का प्रशासन चलाना है। प्रशासन के अंतर्गत आंतरिक प्रशासन और बाह्य प्रशासन से संबंधित कार्यों को करना होता है। आंतरिक प्रशासन के अंतर्गत कार्यपालिका को देश के अंतर्गत या राज्य के अंतर्गत लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, यानी आंतरिक शांति और व्यवस्था की जिम्मेदारी या दायित्व कार्यपालिका पर होता है। तो राज्य के अंतर्गत, देश के अंतर्गत आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना उसका प्रमुख कार्य है। इस प्रयोजन के लिए कार्यपालिका पुलिस शक्ति का प्रयोग करती है। उसके अंतर्गत पुलिस शक्ति निहित होती है और उसके माध्यम से कार्यपालिका अपने आदेशों का पालन करवाती है और आंतरिक प्रशासन से संबंधित इन कार्यों का संपादन करती है। दूसरा है बाह्य प्रशासन। बाह्य प्रशासन के अंतर्गत देश की सुरक्षा, कानून, इसके लिए रक्षा सेनाओं की व्यवस्था, बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा आदि कार्यों को किया जाता है। कार्यपालिका इसके लिए प्रशासकों की नियुक्ति करती है। आंतरिक और बाह्य प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय नीति का निर्माण करती है और कार्यपालिका इस प्रकार से और आंतरिक और बाह्य प्रशासन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और इनके माध्यम से न केवल देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करती है वरन बाह्य सुरक्षा को और बाह्य यानी वैदेशिक क्षेत्र के अंतर्गत देश की संबंधों का संचालन कर, यानी देश की सुरक्षा करना, देश की सीमाओं की सुरक्षा करना उसके प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत आता है। दूसरा कार्य है कार्यपालिका का विधायी कार्य या लेजिस्लेटिव वर्क। कार्यपालिका का विधि निर्माण में किस प्रकार की भागीदारी होगी, यह उस देश या राज्य की शासन प्रणाली के स्वरूप पर निर्भर करता है। मुख्यतः विधायी कार्य विधानमंडल का कार्य होता है, पर फिर भी किसी न किसी रूप में अप्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका की भी इसके अंतर्गत भागीदारी होती है। अगर किसी देश के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था है तो संसद का अधिवेशन बुलाने, स्थगित करने, निम्न सदन को भंग करने का अधिकार कार्यपालिका को राज्यसभा संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत संसद का अधिवेशन बुलाने, स्थगित करने, निम्न सदन को भंग करने का अधिकार कार्यपालिका को है। और राजाध्यक्ष विधायी कार्यों के अंतर्गत कार्यपालिका को जो शक्तियां प्राप्त है, इसके अंतर्गत राज्याध्यक्ष ऐसे अध्यादेश लागू कर सकता है, यानी कार्यपालिका को अध्यादेश लागू करने का अधिकार होता है जिसका प्रभाव कानून के समान होता है। कार्यपालिका विधि निर्माण में संसद का नेतृत्व करती है क्योंकि संसद मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही विधि निर्माण का कार्य संपन्न करती है। संसद द्वारा पारित विधेयक राज्याध्यक्ष के वीटो के अधीन भी होते हैं, यानी इसके ऊपर कार्यपालिका को वीटो का अधिकार भी प्राप्त होता है। भारत में राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो, विलंबकारी वीटो की शक्ति है, यानी राष्ट्रपति के पास प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए आता है, लेकिन धन विधेयक पर राष्ट्रपति उसको अस्वीकृत नहीं कर सकता, उसको स्वीकृत करना जरूरी होता है। धन विधेयक के अंतर्गत राष्ट्रपति की ये सीमा है, लेकिन अन्य विधेयकों के संदर्भ में राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए सदन में भेज सकता है और सदन अगर उसे वापस पुनर्विचार करके पूर्ण बहुमत से राष्ट्रपति के पास भेज दे तो फिर राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति विलंब करके, उसमें देरी करके उस विधेयक या उस कानून के लिए अच्छे से विचार विमर्श के लिए संसद को, विधानमंडल को इस वीटो के माध्यम से निर्देशित करता है। इसी तरह पॉकेट वीटो है जब संसद के अधिवेशन का लास्ट समय बचा हो और उस समय अगर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करे और अधिवेशन खत्म हो जाए तो वो विधेयक या वो कानून बनने से रह जाता है क्योंकि राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति
को बिना देखे वो पड़ा रहता है। अध्यक्ष व्यवस्था में सीमित रूप में कार्यपालिका विधि निर्माण को प्रभावित करती है, क्योंकि वहाँ पे शक्ति पृथक्करणी व्यवस्था होती है। अध्यक्ष व्यवस्था में शासन का स्वरूप अलग होता है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अंतर संबंधित है। कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से ही किया जाता है, लेकिन अध्यक्ष व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका बिल्कुल अलग अलग हैं, स्वतंत्र हैं और उनका अलग अलग गठन होता है। इसलिए कार्यपालिका विधि निर्माण को उस रूप में प्रभावित नहीं करती है जिस रूप में अध्यक्ष व्यवस्थाओं के अंतर्गत कार्यपालिका विधि निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति कांग्रेस को संदेश भेज सकता है और निषेधाधिकार अर्थात वीटो का प्रयोग कर सकता है। विधायी शक्तियों के अंतर्गत ही कार्यपालिका की एक महत्वपूर्ण शक्ति है प्रत्यायोजन की शक्ति। प्रत्यायोजन की शक्ति के अंतर्गत डेलीगेशन ऑफ पावर्स, इस शक्ति के अंतर्गत कार्यपालिका को यह शक्ति कार्यपालिका को विधि निर्माण में सक्षम करती है, क्योंकि विधानमंडल जो कानून बनाते हैं उसकी जो रूपरेखा, जो नियम तय कर दिए जाते हैं, उसको जब व्यवहारिक रूप में लागू किया जाता है तब उसको कार्यपालिका के विभागों पर छोड़ दिया जाता है और वो समय समय पर परिपत्रों, अधिसूचनाओं आदि को जारी करके उसको उन परिस्थितियों में लागू करने के लिए संबंधित नीतियों को निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार संसदीय विधायन में आवश्यक संवर्धन और अनुकूलन का कार्य करने का कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। यानी प्रत्यायोजन की शक्ति के माध्यम से विधानमंडल ने जो भी कानून बनाया है और कार्यपालिका जब उस कानून को लागू करती है तो लागू करने के क्रम में व्यावहारिक परिस्थितियों के अंतर्गत जिन नीतियों को उनको उस समय विशेष में लागू करना होता है उसको करने में वो सक्षम होती हैं और उसके अंतर्गत वो विभिन्न परिपत्रों और अधिसूचनाओं को जारी करके उससे संबंधित नियम लागू करके उस कानून को लागू करती हैं। तो इस प्रकार विधायी जो कार्य है कार्यपालिका की, या जो कार्यपालिका की विधायी शक्तियां हैं, वो शासन के स्वरूप पर निर्भर करता है कि वहाँ पर व्यवस्था, शासन का स्वरूप किस तरह से है। प्रजातंत्रीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था है या अध्यक्षीय व्यवस्था है। अध्यक्षीय व्यवस्था है तो कार्यपालिका को विधि निर्माण के क्षेत्र में सीमित शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था है तो व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। तीसरा, कार्यपालिका के कार्यों का जो तीसरा मुख्य बिंदु है वह है कूटनीतिक कार्य। कार्यपालिका के माध्यम से ही विदेशों में से उचित संबंध स्थापित करना, विदेशों में दूतावास स्थापित करना, राजदूतों को नियुक्त करना, अन्य देशों से आने वाले राजदूतों का स्वागत करना, आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षात्मक, व्यापारिक संधियां करना, सभी प्रकार के समझौते करना, ये समस्त कूटनीतिक कार्य कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं और प्राय सभी प्रजातंत्रीय देशों में शासन का स्वरूप जैसा भी हो, प्राय कार्यपालिका के द्वारा ही इन कार्यों का संपादन किया जाता है। सैनिक कार्य। कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। सेना के उच्च अधिकारियों को नियुक्त करना, उनको पद से हटाने आदि का अधिकार कार्यपालिका प्रधान को होता है। युद्ध की घोषणा विधानमंडल की सहमति से, अगर संसदीय व्यवस्था है तो प्रधानमंत्री की सहमति से युद्ध की घोषणा, आपातकाल की घोषणा, ये सभी कार्य कार्यपालिका के द्वारा की जाती हैं। न्यायिक कार्य। अपराधियों की सज़ा को कम करना, उनके क्षमा कर देना, सज़ा में परिवर्तन करना आदि कार्य भी कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं। प्रशासनिक न्याय की अवधारणा इस समय विकसित हुई है। विभागीय अध्यक्ष विभाग के झगड़ों को विभागीय ट्रिब्यूनल की स्थापना करके उनका निपटारा भी करते हैं। तो इस प्रकार कार्यपालिका कुछ न्यायिक कार्यों को भी संपादित करती है। वित्तीय कार्य। वार्षिक आय व्यय का निर्धारण, बजट बनाना, कौन से कर लगाए जाएंगे, कौन से कर समाप्त किए जाएंगे या किन करों में वृद्धि की जाएगी, कौन से कर्जों को मंजूरी दी जाएगी, और इन सब की सारा जो विवरण है, सारी जो व्यवस्था है वो कार्यपालिका करती है। यद्यपि समस्त खर्चों का अनुमोदन विधानमंडल के द्वारा किया जाता है और बजट को विधानमंडल पारित करता है, लेकिन इन समस्त कार्यों का निष्पादन कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। और संसद द्वारा जब बजट पारित कर दिया जाता है
तो उसकी व्यवस्थाओं को देखना, उस पर कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये समस्त कार्यों को देखने का दायित्व कार्यपालिका का होता है। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका के कुछ अन्य कार्य भी हैं, जैसे उपाधियों का वितरण करना, विदेशियों को नागरिकता प्रदान करना आदि। चेस्टर बर्नार्ड ने अपनी पुस्तक फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव में कार्यपालिका के 3 कार्य बताए हैं। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार संगठन में संप्रेषण को बनाए रखना, व्यक्तियों में आवश्यक सेवाएं प्राप्त करना, संगठन के उद्देश्य लक्ष्यों को प्राप्त करना, और कार्यपालिका के बढ़ते हुए कार्यों ने प्रशासनिक लोकतंत्र का रूप विकसित कर लिया है। प्रतिनिधि लोकतंत्र के स्थान पर प्रशासकीय लोकतंत्र के स्वरूप में परिवर्तित हो रहा है। चेस्टर बर्नार्ड के इन कार्यों को हमने इसलिए देखा कि कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका होती है, स्थायी कार्यपालिका होती है। राजनीतिक कार्यपालिका के सारे समस्त कार्यों को संपादित करने के लिए उनके अधीनस्थ जो स्थायी कार्यपालिका कार्य करती है, जिसमें मुख्यतः उच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो स्थायी सेवा के अधीन होते हैं, उनके माध्यम से ये कार्य किया जाता है। तो प्रशासनिक दृष्टि से स्थायी कार्यपालिका के संदर्भ में चेस्टर बर्नार्ड ने कार्यपालिका के इन 3 मुख्य कार्यों को भी सम्मिलित किया है कि संगठन में संप्रेषण बनाए रखना, संचार बनाए रखना, संवाद बनाए रखना, उन्हें आवश्यक सेवाएं, व्यक्तियों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना, ये कार्यपालिका का कार्य है। और संगठन के जो उद्देश्य और लक्ष्य हैं उनके प्रति समर्पित रहना, उनको प्राप्त करना कार्यपालिका का मुख्य कार्य है। धन्यवाद।